नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। गाज़ीपुर बॉर्डर पर जो एक राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि जो किसान हैं, वो अब कानून को समझ गए हैं। यानी उन्हें भ्रम था पहले, अब वो आंदोलन धीरे-धीरे छोड़कर जा रहे हैं। ये दावा राष्ट्रीय मीडिया की तरफ लगातार किया जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पे देख रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं। हमारे साथ एक युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो इस आंदोलन को कैसे समझते हैं और कैसे इसकी समझ रखते हैं। आप कहाँ से आए हैं और कब से हैं? मेरा नाम जयदीप है। हरियाणा सोनीपत से आया हूँ। डे 1 से मैं यहाँ हूँ। मतलब पहले सिंह बॉर्डर था, अब यहाँ 1 महीने से करीब यहाँ हूँ जी। एक दावा किया जा रहा है कि यहाँ से किसान जो है अब वो जा रहे हैं। यानी जो दावा ये है कि उनमें पहले वो भ्रमित हुए थे, अब उन्हें ज्ञान हो गया और वो अब घरों की ओर लौट रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? देख रहे हो आप कहाँ हैं? अब कहीं तो आपका कैमरा भी दिखा रहा है, लोग हैं ना। ये क्या है? ये पाकिस्तानी है, किसान तो है। कहाँ से आया ये? यानी गाँव से राष्ट्रीय आया? मीडिया झूठ दिखा रहे थे। शक है क्या? ये आज दिखा रहा है क्या? ये झूठ आज से दिखा रहा है, पहले से दिखा रहा है। सबको पता है गोदी मीडिया क्या है। एक तो इसको गोदी मीडिया ना बोले, क्योंकि जो नहीं लिया गया चेहरे की शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती आप जी? वो मगर ये सब क्या है? आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नाम लो ना, मोदी मीडिया। समझ रहे हो ना? मोदी मीडिया है जो सो कॉल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है देश की। इसने लूट लिया असली टुकड़े टुकड़े गैंग, वो देश की वो है। क्योंकि इस देश में दंगे हो रहे हैं, उसी के कारण हो रहे हैं। देश में जो डेमोक्रेसी, उसके 3 स्तंभ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। अब चौथा होता मीडिया। तीनों ये जो भी काम करें उसके बारे में जुडिशरी बताती है। समझ रहे हो ना? अब मोदी तो हमारे कान में आके बताता नहीं, मैंने ये पॉलिसी बनाई, ये कानून बनाया, एक स्कीम बनाई, नहीं बताता। नहीं, मीडिया बताती है क्या करी सरकार, कैसे करी, क्यों कर रही है। अब मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है, पैसे देके, बंडल देके। तो जो सरकार चाह रही है वही हो रहा है। मीडिया को कैसे खरीद लिया? जो पूंजीपति हैं देश के, वही मीडिया हाउस चलाते हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं। खर्चा लगता है, समझ रहे हो ना? तो मीडिया हाउस को इन्होंने खरीद लिया है, पूंजीपतियों के होते हैं, तो उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। जो पूंजीपति लिख के देगा वही इनको बोला जाता है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म टर्म होती है, उसमें बोला जाता है कि पहले तो पूंजीपति फंडिंग करेगा, उदाहरण के लिए 2 रुपये की, बाद में 20 रुपये की पॉलिसी बनाएगा। समझ रहे हो? तो ये एक सिंबल है मतलब। तो ऐसे ही देश को लूटा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर बता दूं आपको, नया बजट आया है, उसमें बोला है कि 2 तो बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्र की कंपनी बेची जाएगी। जो FDI होता था बीमा क्षेत्र में 49%, उसको इंक्रीज कर दिया, 74% कर दिया है। डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, टारगेट रखा है 2.25 लाख करोड़ का। समझ रहे हो बात को? तो ये बेचा जाएगा धीरे धीरे। बजट में भी बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि 23 PSU या तो बेच दें या अंडर पाइपलाइन है। PSU होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी संस्थान होते हैं, उनको बेच के प्राइवेट कंपनी आएंगी, पूंजीवादी व्यवस्था लागू होगी। और पूंजीवादी व्यवस्था को गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं होता। उनको मुनाफा कमाना काम होता है। अब मैं बिजनेस लगाऊंगा, मुझे क्या मतलब, मैं गरीब की हेल्प करूंगा? मुझे तो मुनाफा कमाना ना। बिजनेस मेरा घर का है, अकेले आदमी का होता है। समझो, सरकार का थोड़ा ना हो। अच्छा, कहा तो ये जा रहा है कि रोजगार के ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे इससे। वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, रोजगार के ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे। तो बता दूँ आपको, अब लॉकडाउन हुआ, 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए। कोई रास्ते में मरा, कोई घर जाके मरा। इन्हीं पूंजीपतियों के कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करते थे। इन्होंने क्या 1 रुपया भी दिया? भाड़े का, मतलब किराए का भी रुपया दिया? तो पैदल गए तो बेचारे। शर्म की बात है ये देश के लिए। पैदल गए थे, 8 करोड़ थे, 1-2 नहीं था। 1500 2,000 किलोमीटर पैदल गए थे, वो मर गए थे बेचारे। खाना भी नहीं मिल रहा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जिन कंपनियों ने, पूंजीपतियों ने सारी उम्र उन श्रमिकों की वजह से अपना धन कमाया, इनके जो है फले फूले, जब उनको दुख की घड़ी पड़ी तो उनको एक पैसा भी नहीं दिया, किराए के लिए बस भी नहीं करके दी। समझ रहे हो? ये हालात होते हैं, ये होते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। ये हमारे देश में लागू होने जा रही है। आप युवा हैं और बड़ी बात की जो किसान है वो लगातार तीनों कानून को काला बता रहे हैं। आप इस कानून को कैसे समझते हैं, किस नज़र से देखते हैं? इसमें काला क्या है? सरल और सिंपल भाषा में सभी को समझाइए, जिसे जो समझ में आ जाए नहीं, एक कि तो आखिर मेन आशंका क्या है। आप मुझे बता दो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला कि इनमें कानून में काला क्या है। आप बता दो सफेद क्या है। दूसरी बात, अगर काला नहीं है तो पीछे वाले रास्ते से क्यों ले गए, बैकडोर से? समझ रहे हो ना? सबके सामने रखते हैं, वाद विवाद होता है, डिबेट होता है, हमारे से रिलेटेड कानून बना रहे हो, हमसे बात करनी थी। समझ रहे हो ना? दूसरी बात, आपने बोला काला क्या है, गलत क्या है, तो बता दूँ। पहले कानून का नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। उस कानून में क्या बोला गया है कि APMC से बाहर किसान फसल बेच सकता है, आज़ादी होगी, ऑनलाइन मार्केट होगा, प्राइस डिस्कवरी होगी, कहीं भी बेच सकता है। 85% इस देश के किसान समाज मार्जिनल हैं, जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है। 70% किसान है जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। इकोनॉमिक सर्वे बोलता ही है, सरकारी कागज, सरकार मानती है इस बात को। समझ रहे हो? जिसके 2 एकड़ से कम जमीन, हरियाणा, पंजाब, UP से ट्रॉली भर के कहाँ जाएगा? तमिलनाडु, केरला जाएगा, या लंदन अमेरिका जाएगा, या चांद पे बेचने जाएगा? ये चांद भी लिख देंगे, चांद पे बेच के आएगा। समझ रहे हो ना? तो ये फैक्ट नहीं है ना, लॉजिक नहीं है।
देखिए 2005 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, तो उसको फार्मर कमीशन भी बोलते हैं। उसने बोला था कि इस देश में पीएमसी मार्केट यार्ड है ना, मंडियाँ हैं, वो 42,000 बनाई जाएंगी। 5 किलोमीटर के एरिया में एक मंडी होगी, समझ रहे हो। तो वो किसान 5 किलोमीटर एरिया के बाहर भी फसल नहीं लेके जा सकता, समझ रहे हो, क्योंकि वाइबल नहीं है ना, इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है उसके लिए, उसके पास ट्रैक्टर है ना ट्रैली है, समझ रहे हो ना, तो वो उसके लिए वाइबल नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि हज़ारों किलोमीटर लेके जाएगा, तो कहाँ से लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, तो यही तो बात है ना। तो ये मतलब फैक्ट की बात नहीं है ना, मतलब तर्क नहीं है। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है, उसके एक सेक्शन में लिखा, मैं एक ही बात पे एक सेक्शन में समाप्त कर दूंगा पूरे कानून को। उसके एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। अब समझ रहे हो बात को, कॉन्ट्रैक्ट में पहला लिखा जाएगा चना इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा, या कोई आलू लेके आएंगे, एक छल्ला होगा, वो बोलेंगे इस छल्ले के अंदर से जो आलू निकलेगा वही लेंगे, हम खरीदेंगे, समझ रहे हो। अब ये खुला आसमान है, नेचुरल चीज़ है ना, वो फसल नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, खुला आसमान है, उसके नीचे बाढ़ आंधी सूखा तूफान सब कुछ उसको असर करता है। नेचुरल चीज़ बोला ना मैंने, मशीन थोड़ा ना मशीन में से निकालो बिना डिफेक्ट निकलाएगी। ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा, सरकार बोल रही है, हम बोल रहे सर पानी वाला जहाज तैरता है, उड़ता नहीं, समझ रहे हो ना, तो उड़ता नहीं हो तैरता है, तो बोल रही सरकार उड़ेगा, उड़ रहा है तो मर रहे हैं लोग। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु, नहीं, इसमें दूसरे वाले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये भी तर्क है कि किसान तो बेफिक्र हो जाएंगे, पहले से दाम तय हो जाएगा उसका, नहीं हो सकता है। फिर वही तो बोल रहा हूँ। अब मुझे तो मेरी जमीन है, मेरी जमीन पे मैं डिसाइड करूंगा। आर्टिकल 21 हमारे संविधान को बोलता है राइट टू लाइफ के बारे में। मेरी जिंदगी में मुझे जो करना है मैं डिसाइड करूंगा, समझ रहे हो बात को आप। सरकार डिसाइड करेगी क्या, उसको जो डिसाइड करना हो काम करवाना उसका बात है। बिजली पानी सड़कें स्कूल कॉलेज वो तो करवा नहीं रहे, लेकिन जो मेरी जिंदगी से रिलेटेड बात है ना उसको जबरदस्ती बोले मेरी जमीन पे मैं डिसाइड करूंगा। अंग्रेज है क्या, अंग्रेजों ने नील की खेती करवाई थी जबरदस्ती, लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं होते थे, भूखे मरते थे, लेकिन पैदा नहीं करने दिया जा रहा था। क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में फंसा रखा था। 92% खेती पे नील की खेती होती थी। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसी नील की खेती के खिलाफ, तो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में फंसा रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि कंपनी है जो वो ही किसान को बीज देगी, खाद देगी, सारी जो मतलब एक्सपर्टीज होती है बार बार देखने आएगी, समझ रहे ना। तो किसान की कहाँ रही फसल, किसान का कहाँ खेत रहा, हम तो अपनी जमीन पे मजदूर बन जाएंगे, समझ रहे हो बात। ऊपर से सेक्शन में लिखा है कि पैन कार्ड वाला कोई भी कर सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी। पैन कार्ड तो आपके पास भी मेरे पास भी है, कोई लेके भाग जाएगा, कहाँ ढूंढेंगे उसको। ये एनआरकी अराजकता फैला रहे हैं, समझ रहे हो बात को। भंडारण तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें संशोधन किया है, समझ रहे हो बात को। अब बोला क्या है कि किसान होल्ड कर सकता है। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है तो होल्ड करने के लिए छत कहाँ से लाएगा, ये भी लॉजिक नहीं है। और ये कानून इतना घटिया है, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये अन्नदाता आंदोलन ये अनखाता का है। क्यों है, क्योंकि तीसरे कानून के कारण ये अनखाता का होगा। क्यों होगा, कंज्यूमर की जेब पर असर पड़ेगा। 20 रुपये में वो आलू प्याज को खरीद के 200 300 400 रुपये में बेचेंगे, समझ रहे। किसान की तो होल्ड कर नहीं सकता, समझ रहे ना बात को, सुसाइड कर रहने वाली। तो ये कंज्यूमर की जेब पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और पूरा देश लपेटे में आएगा। तो इसलिए अनखाता का आंदोलन है तीसरा कानून। राहत निधोई जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये ना सोचे किसान का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है। एक तर्क और है सरकार का, तर्क ये है कि ये जो कानून है ये छोटे किसानों को बड़ा फायदा देगा। वही तो बोला पहले कानून में बताया ना मैंने, तो छोटे किसान क्या है 85% समाल हमारे जिले हैं, 5 एकड़ से कम जमीन, 70% 2 एकड़ से कम जमीन है, तो बता दिया मैंने। फायदा होगा तो कैसे जाएगा वो, 5 किलोमीटर के एरिया से आगे नहीं लेके जा सकता अपनी फसल को। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है नहीं, वो उसके ना ट्रैक्टर है ना ट्रॉली है, कुछ नहीं उसके पास, साधन नहीं है उसके पास। ये तो भाई हवा में धूल में लठ मार रहे हैं, समझ। आप युवा हैं, किसान हैं, यूपीएससी के छात्र हैं, तो आप क्या समझते हैं सरकार आखिर डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही इतने बड़े आंदोलन पर? प्रेशर है ना भाई साहब, पूंजीपति बोला ना, पूंजीवादी व्यवस्था लागू करनी है। देखिए देश गुलाम हो है ना। यूरोप में क्या होता था, धर्म का राज होता था, धर्म राज करता था, 3-4 क्लास होती थी, धर्म का राज था। लेकिन बाद में जो ये पढ़े लिखे आदमी है ना, धर्म को हटा के डेमोक्रेसी आई। सबसे पहले वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आई थी, लोकतंत्र रहा था अमेरिका में। 1772 में क्रांति हुई थी अमेरिका में, समझ रहे हो। वाशिंगटन डीसी के अंदर नाम था एक आदमी का। तो उसके बाद ये डेमोक्रेसी है धीरे धीरे। पहले राज्य महाराजा या धर्म के नाम पे राजनीति होती थी, अब दोबारा उसी दिशा में जा रहे हैं हम। क्यों जा रहे हैं, ये वर्ल्ड, ये जो है, जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, डच है, पोर्टुगीज है, इनके ना पूरे वर्ल्ड को बांटा हुआ था ना आपस में।
कुछ देश तेरे हैं, कुछ मेरे हैं। इंग्लैंड का इंडिया पे शासन था, ब्रिटिश का 75 देशों पर शासन करता। कॉमनवेल्थ का नाम सुना होगा ना, कॉमनवेल्थ वही था, कॉमनवेल्थ कि जितने भी देशों पर राज करता था उसका एक संगठन बनाया गया है। तो आज दोबारा वही होना जा रहा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो बिजनेस करने, बाद में उन्होंने राज किया। तो आज भी कंपनी वो बिजनेस करने आएगी, बोल लेंगे बिजनेस करेंगे, हम तो कोई पॉलिटिक्स राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है जी हमारा, लेकिन बाद में देश को लूटेंगे, गुलाम करेंगे। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो कंपनी है ना, वालमार्ट है, बेंज है, कारगिल है, उनके पास इतना ज़्यादा धन है, इंडिया की इकोनॉमी का अगर उनको सामने खड़ा कर दे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो। वो धीरे धीरे पैर पसारेंगे, इस चीज़ में स्टेक खरीद लिया, इसमें इतना पैसा लगा दिया, उसमें इतना पैसा लगा दिया, धीरे धीरे हर जगह वो पैर पसार लेंगे। बाद में क्या होगा कि किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा, क्योंकि मर रहा हो, सुसाइड कर रहा है, एमएसपी होने के बावजूद कर रहा है। तो ये अब तो एमएसपी खत्म हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कितने और ज़्यादा सुसाइड होंगी। सुसाइड क्यों करता आदमी? सबसे बुरा टाइम होता है जब करता है सुसाइड, आखिरी स्टेप होता हो अपने आत्महत्या करना, क्योंकि वो कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसको बच्चे की फीस देनी है, लड़की की शादी करनी है, बिजली पानी की खर्च, पता नहीं क्या क्या होता, कुछ नहीं उसके पास। तो एमएसपी होने के बावजूद अगर सुसाइड हो रही तो एमएसपी से ऊपर का सोचना था। अब एमएसपी भी कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, एपीएमसी मार्केट भी खत्म कर रहे हैं। नहीं, पीएम मोदी ने तो कहा था एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी। देखिए, इस देश में बकवास है, थी और रहेगी, जुमलेबाजी थी, है और रहेगी, और कुछ नहीं। विश्वास क्यों नहीं? विश्वास क्यों नहीं? कोई भी पॉलिसी उठा के देख लो आप। 2014 में सबसे पहला ये नाम बदल दिया, योजना आयोग का नीति आयोग नाम रख दिया। अब आप मुझे बताइए, मेरा जयदीप नाम है, अंबानी रख दिया, बोलो आप अंबानी बोलो, मैं अंबानी बन गया? शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रहा है, क्या रखा है। नाम बदलने से अगर हालात बदलते तो फिर सबका नाम बदल दो, देश का अंबानी नाम रख दो, गरीब अमीर हो गया क्या? ये बकवास है भाई साहब, बोला ना, धूल में लठ है, धूल में लठ मार रहे हैं, बेचने जा रहे हैं हमें। तो ये थे हमारे साथ जयदीप, युवा हैं, किसान हैं, और बड़ी बात की यूपीएससी के छात्र हैं। तो आपको ये सहज और सरल भाषा में क्या आशंका है? लगभग हम शुरू से किसानों से बात कर रहे हैं, लगभग यही आशंका हर किसान की है, और यह आशंका कौन दूर करेगा? जाहिर सी बात है, किसान की ये जो आशंका है ये सरकार ही दूर करेगी, लेकिन अभी इस आशंका के दूर करने की जो कोशिश कवायद है वो नहीं हो रही, जबकि सरकार का स्टैंड अलग ही है और जो किसानों का स्टैंड है वो अलग ही है। मैं शिव, गाजीपुर बॉर्डर से।